प्रस्तुत है कार्यक्रम कलश। श्रोताओं नमस्कार। कलश के इस अंक में आपका स्वागत। आज के अंक में हम आपको वेद विज्ञान आलोक के लेखक आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक से ली गई भेंट वार्ता का दूसरा भाग आपको सुनवा रहे हैं। भेंट करता है इंद्रजीत बागल। समय के साथ साथ बिग बैंग थ्योरी का जो मॉडल है उसमें भी कई वैज्ञानिक सुधारना कर रहे हैं। तो अभी उनको जो पॉइंट था जहाँ से बिग बैंग हुआ उस तक तो वो बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसके पीछे क्या था वो हमें भी पता नहीं है। तो उस पर अभी वो बिग बाउंस मॉडल भी कोई प्रपोज कर रहा है कि मतलब जो पहली जो सृष्टि थी वो सिकुड़ कर एक कण में जाके समाई, फिर उस कण का विस्तार हुआ। तो ये एक साइक्लिक तरीके से चल रहा है। तो उस पर आपका क्या राय है? हाँ, उस पर यह है कि पहले तो इनको ये पता नहीं है कि जीरो वॉल्यूम में जैसे विस्फोट हुआ उसके लिए कौन सा फोर्स उत्तरदायी था, कौन सी एनर्जी थी। ये कहते हैं डार्क एनर्जी। तो जीरो के अंदर डार्क एनर्जी होगी जब, तो वो जीरो वॉल्यूम में आएगा ही नहीं पदार्थ सारा। उस वॉल्यूम के जीरो के बाहर थी तब भी उसको प्रेस नहीं कर सकती। एक किसी गेंद का चारों ओर से प्रेस करिए तो वो बिखरेगी नहीं, दब जाएगी। और अंदर से फोर्स लगा दे तो सारी वो बॉल ही नहीं बनेगी। तो पहले तो डार्क एनर्जी का क्या रूप है ये भी पता नहीं है। और इतना बड़ा यूनिफाइड फोर्स जिसने सारे ब्रह्मांड के मटेरियल को एक छोटे आयतन में समा दिया। शून्य तो नहीं कह सकते, शून्य तो वो छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। इतना सूक्ष्म पार्टिकल का रूप दे दिया, इतना बड़ा यूनिफाइड फोर्स। उससे बड़ा फोर्स कौन सा था ये उनको मालूम नहीं। और फिर वो कहते हैं कभी ग्रेविटी प्रबल होती है, कभी डार्क एनर्जी प्रबल होती है, ये भी उन्हें पता नहीं। प्रबल कोई भी एनर्जी या कोई फोर्स अपने आप अपना रूप नहीं बदल सकता, उसके पीछे और कोई एनर्जी होगी जी, तो वो इनको पता नहीं। तो वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? हाँ, वैदिक साहित्य में असुर पदार्थ नाम का वर्णन आता, असुर नाम से, देवासुर संग्राम। इनकी डार्क एनर्जी का एक गुण ये अवश्य सत्य है कि वो दूर फैलाती है, किसी पदार्थ को फेंकती है। और असुर पदार्थ भी दूर फेंकता है, लेकिन असुर पदार्थ गैलेक्सियों को दूर नहीं भगाता। हाँ, किसी कॉस्मिक क्लाउड में विस्फोट हो गया और बात सही है, बड़े बड़े विस्फोट हुए, विस्फोट के बिना सृष्टि नहीं बनेगी। लेकिन अंतिम जो पदार्थ है वो एक बिंदु में नहीं, इनफाइनाइट आयतन में फैला हुआ। ऐसी स्थिति में अंतिम पदार्थ जो मूल पदार्थ है ऐसा होना चाहिए जहां कोई फोर्स काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि फोर्स कभी इनफाइनाइटली काम नहीं कर सकता, इटर्नल नहीं हो सकता फोर्स। केवल ईश्वर का फोर्स इटर्नल हो सकता है, किसी जड़ पदार्थ का नहीं। अगर फोर्स इटर्नल है तो सृष्टि भी इटर्नल होगी। बिग बाउंस और बिग बैंग का जो साइकिल है उसमें भी ये नहीं समझा पाते, कभी ग्रेविटी हावी होती है, कभी डार्क एनर्जी हावी होती है। इनके पास कोई तर्क नहीं है। हमारे यहाँ असुर ऊर्जा क्या करती है, जैसे कोई भी दो पार्टिकल मिलने वाले हैं, उनका कॉम्बिनेशन होने वाला है, हर जगह डार्क में अपनी भाषा को असुर ऊर्जा भरी हुई है। दो पार्टिकल जब मिलने आएंगे तो असुर ऊर्जा उसमें बाधक बनेगी, उनको मिलने नहीं देगी। तब उन दोनों पार्टिकलों के बीच में कई प्रकार की छंद रश्मियां प्रकट होंगी और प्राणपान रश्मियां सूक्ष्म स्तर पर भी होंगी। वो उस असुर पदार्थ को दूर हटाएंगे, फिर वो कण मिलेंगे, फिर भी थोड़ा सा रहेगा उनमें। इसलिए ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर सकता। यदि असुर ऊर्जा नहीं होती तो सारा ब्रह्मांड मिलकर के एक पिंड बन जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो असुर ऊर्जा की यह भूमिका है कि दो संयोग के बीच में वो बाधक बनती है और अंततः वो उसके बीच में कि इतना गैप रहती है कि कोई दो पदार्थ मिलकर समाप्त न हो जाए या विकृत नहीं हो जाए। तो ये हमारी असुर ऊर्जा डार्क एनर्जी, वैदिक डार्क एनर्जी इसको कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। और इनकी डार्क एनर्जी गैलेक्सी को दूर भगाती है जी। और डार्क मैटर के बारे में? हाँ, डार्क मैटर जो इस ब्रह्मांड के इनको सबको होल्ड रखता है, धारण किए रहता है। तो बहुत सारी डार्क होता क्या है जिसको हम नहीं देख पाए, हम नहीं जान पा रहे, उसको ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं। और वो इस संपूर्ण पदार्थ का 94% भाग है, डार्क एनर्जी डार्क मैटर दोनों मिला के। तो उसमें
जो हम पकड़ नहीं सकते, हमारी टेक्नोलॉजी इसको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि सारा ब्रह्मांड मनस तत्व में वाइब्रेट हो रही वैदिक छंद रश्मियों से और प्राण रश्मियों से मिलके बना है। तो वैदिक छंद रश्मियां, प्राण रश्मियां, कई परिस्थिति ऐसी होती हैं कि वो पार्टिकल का रूप नहीं ले पाती और वो ऐसे ही ब्रह्मांड में भरी हैं। उनको इनके जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन उनमें द्रव्यमान होता है। आज की भाषा में उनमें द्रव्यमान होता है और उस द्रव्यमान से और अपने अन्य फोर्स के द्वारा वे इन लोगों को धारण करती हैं। तो ये वैज्ञानिक कहते हैं असुर डार्क मैटर धारण करता है, वो वैसा ही है। लेकिन डार्क मैटर वस्तुतः है असुर रश्मियां, ये जो छंद रश्मियां हैं, आप देखें छंद शास्त्र में तो आसुरी छंद रश्मियां भी होती है। तो एक तो आसुरी छंद रश्मियां असुर पदार्थ को बनाती हैं, और कई स्थिति ऐसी हैं जब दूसरी छंद रश्मियां भी असुर छंद रश्मियों का रूप धारण कर लेती हैं, असुर पदार्थ बनाती हैं। इसका वेद विज्ञान में विस्तार से बताया है। तो वे सारी रश्मियां इस ब्रह्मांड में विद्यमान होती हैं, हमारी पकड़ में नहीं आती हैं और ब्रह्मांड को धारण करने में सहायक होती हैं। उन्हीं को वर्तमान विज्ञान डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहता है, लेकिन इनके बारे में वो खुलासा नहीं करता कि वो क्या है। जी, तो आपका ये जो वैदिक रश्मि सिद्धांत है उसको आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्रस्थापित करने हेतु वो कौन से निरीक्षणात्मक और प्रयोगात्मक परिणाम होंगे, या आप उसको प्रस्तावित करते हैं? पहले तो जैसे वर्तमान भौतिकी जो भी प्रयोग करती है वो अपने उन तकनीक से बने जो भी उनका प्रयोग के साधन है उनके द्वारा करती है। तो उनके द्वारा कुछ प्रयोग तो मैं समझता हूँ, जो जिनेवा में विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है सर्न, कुछ प्रयोग उसमें हो सकते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं। जैसे हम सूर्य के चारों ओर जो 17 प्रकार के क्षेत्र हैं उनके विषय में हम बताएंगे। तो यहाँ से टेलीस्कोप से उनको देखने का प्रयास करें, और इनके पास क्या हो सकता है, इसको टेक्नोलॉजी वाले हमारे साथ आए तो उनसे मैं पूछूं कि आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन की, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, वो हम मिलके दोनों ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ वैज्ञानिक आना भी चाहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी बिल्कुल विषय नहीं। उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं, मतलब कौन सा निरीक्षण अगर दर्ज किया जाए तो फिर आपकी थ्योरी जो है प्रूव हो सकती है? हम जैसे वेद पाठी हैं, वेद पाठी जो वेद पाठ करते हैं वो अलग अलग छंदों का सस्वर वेद पाठ करें और परंपरागत पद्धति से उन ध्वनियों पर प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र में अलग अलग छंद रश्मियों के अलग अलग रंग भी बताए। जैसे त्रिष्टुप छंद रश्मि, जहां भी लाल रंग है वह त्रिष्टुप छंद रश्मि होगी। तो त्रिष्टुप छंद रश्मि की बहुत सारी आवृत्तियों से क्या लाल रंग पैदा होता है, गायत्री छंद रश्मि से क्या श्वेत रंग पैदा होता है, ये प्रयोग तो यहाँ भी हो सकते हैं जी। बाकी प्रयोग तो बहुत सारे विचारणीय है। तो इस पर आपने किसी विश्वविद्यालय से कुछ? अभी हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग के साथ MOU हुआ है जी। हमारे साथ DRDO के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर विकास सक्सेना जी, जो तेजस फाइटर प्लेन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही जी। एक डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, जिन्होंने स्वीडन में कंडेंस मैटर पर रिसर्च किया, अब वो भारत में आ गए, केवल हमारे वीडियो देख के वो भारत में आ गए। अभी जयपुर में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जी। एक जर्मनी में ही एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सत्येंद्र कटारिया जी। वो भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक डॉक्टर आशुतोष कुमार है मगध बोधगया यूनिवर्सिटी में, वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर है, वो भी आना चाहते हैं। ये सब आ जाएं और आकर के साथ मिलके काम करें तो बहुत काम हो सकता है। वैदिक रश्मि थ्योरी अनुसार आप विश्व कैसे बना ये बता रहे हैं, तो इसके अनुसार विश्व का जो भविष्य है या अंत है वो कैसा होगा? जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसी क्रम से उसका अंत भी होता है, उसका विपरीत क्रम से अंत भी होगा। जैसे एक मकान है, एक एक ईंट रख के बनाया जाता है और मकान तोड़ेंगे तो बुलडोजर से सीधा नहीं टूटेगा, मकान तो टूट जाएगा, सृष्टि नहीं टूटेगी। उसमें भी उसी क्रम से, विपरीत क्रम से उसका प्रलय भी होगा जी। तो फिर प्रलय होने के बाद फिर से बनेगी सृष्टि या वो? हाँ, फिर से बने। ब्रह्मा का एक दिन सृष्टि का दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष भारतीय मान्यता के अनुसार, और इतना ही ब्रह्मा की रात्रि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, फिर सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय बनेगी। ये प्रवाह अनादि है। सभी को जिज्ञासा होती है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है, तो वैदिक रश्मि थ्योरी के बेसिस पे आप आसान भाषा में श्रोताओं को समझा सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर काम कैसे करता है? हाँ, जैसे पृथ्वी है
और एक हम पत्थर लेके हाथ में खड़े हैं। हम्म, तो पृथ्वी और पत्थर दोनों के अंदर बहुत सारी छंद रश्मियां हैं, जिसमें से पंक्ति और ब्रयति पृथ्वी में भी है और पत्थर में भी है। तो ये दोनों उत्सर्जित होती रहती है। तो पत्थर की पंक्ति पृथ्वी से निकलने वाली ब्रयति से जुड़ेगी, कॉम्बिनेशन करेगी, संयोग करेगी, और पृथ्वी से निकलने वाली वैसे ही ब्रयति पत्थर से निकलने वाली पंक्ति से संयोग करेगी। ये दोनों जब मिलकर के फिर बनाते हैं, इससे कण बनता है क्वांटा, जिसको आज की भाषा में कहते हैं क्वांटा, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन के बारे में अभी साइंस कल्पना ही करता है कि ग्रेविटॉन होता है कुछ। वर्चुअल फोटोन को तो कहते हैं कि है, लेकिन इसका कुछ नहीं बताते, अभी कल्पना है। तो वास्तव में ग्रेविटॉन होता है, और इसमें ये पंक्ति ब्रयति नहीं, त्रिष्टुप भी है, प्राण रश्मि भी है, और रश्मियां भी, इसमें भी 8 रश्मियां काम करती हैं। तो इनका संयोग एक क्वांटा होता है। वो क्वांटा ग्रेविटॉन वो पृथ्वी को भी आकर्षित करता है और उस पत्थर को भी आकर्षित करता है, और उस वास्तव में पत्थर को नहीं बल्कि पत्थर के आसपास जो स्पेस है, आकाश महाभूत, उसको आकर्षित करता है। तो जैसे अपन कोई दरी पर एक छोटा बच्चा बैठा हो, तो बच्चे को नहीं खींच करके दरी खींच ले तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा, वैसा ही वो फोटोन उस स्पेस को आकर्षित करता है और इधर पृथ्वी के स्पेस को आकर्षित करता है। तो पृथ्वी क्योंकि ज्यादा मास है, इसलिए वो आकर्षित बहुत कम होगी, नहीं के बराबर, लेकिन पत्थर आकर्षित होता जाएगा, और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे वो पंक्ति और ब्रयति रश्मियां और ज्यादा निकलती जाएंगी, और धीरे धीरे पत्थर नीचे गिर जाएगा। उसके साथ ही पत्थर में प्राण अपान 2 रश्मियां वो सब में होती है। वो अपान रश्मियां भी एक्टिवेट होकर के पृथ्वी से निकलने वाली प्राण रश्मियों की तरफ आकर्षित होंगी, इससे भी पत्थर नीचे गिरेगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो नीचे गिर जाएगा, और बीच से में बहुत सारी भी वाइब्रेशन रश्मियां उत्पन्न होती हैं जी पॉजिटिव नेगेटिव के आकर्षण में भी ऐसा ही है। इतना सरल प्रक्रिया नहीं है ये। जी आधुनिक साइंस में तो केवल बताते हैं कि वर्चुअल फोटोन आ गया और वो एक्सचेंज हो रहा, पर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया और क्यों एक्सचेंज हो रहा है, ये आधुनिक भौतिकी में ये जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी जो वैदिक क्वांटम फील्ड थ्योरी है वो बहुत विस्तृत है। तो ये जो हाँ जी। आपकी जो थ्योरी या सिद्धांत है, तो उस अनुसार विश्व का मूल कण या मूल तत्व कौन सा है, क्या है? मूल तत्व जिसका नाम प्रकृति है, जो सत्व रज तम की साम्य अवस्था है, वही मूल पदार्थ है, जी तो जिसमें उसके न मास होता है, न चार्ज होता है, न कोई गति होती है, न कोई ध्वनि होती है। ऐसा पदार्थ वो मूल पदार्थ है सृष्टि का। जी नहीं, अभी आधुनिक भौतिक विज्ञान कहता है कि जो मूल पदार्थ है वो क्वार्क्स है, तो सबसे नीचे वो क्वार्क तक गए, तो क्वार्क आपस में मिलजुल के फिर प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये जो आपका जो मूल कण है, तो उससे पदार्थ कैसे बनता है? हमारा प्रकृति मूल कण नहीं है, कण नहीं कह सकते उसको। वो एक पदार्थ है, एक रस पदार्थ है जो अनंत अनंत आयतन में फैला रहता है। उसको कण नहीं कह सकते, उसको तरंग भी नहीं कह सकते। ठीक है, उसको तत्व कह सकते हैं। हाँ, तत्व जिसकी सत्ता है वह तत्व है, जो वास्तविक है वह तत्व है, तो तत्व है। जो ये प्रकृति का तत्व है, तो इसमें कण कैसे बनते हैं फिर? कि जैसे ओम से वाइब्रेट हुआ, जैसे अपन दही मथते हैं ना, बिलोना करते हैं दही को, तो दही मथ करके क्या होगा, मक्खन अलग निकल जाता है। क्यों? वाइब्रेट होने से। दही रखा रहेगा कभी मक्खन नहीं निकलेगा, लेकिन दही को वाइब्रेट करेंगे तो मक्खन अलग हो जाए। और समुद्र है, समुद्र में अभी लहरें जो से उठेंगे तो झाग भी बनेंगे, बाहर आ जाएंगे समुद्र के किनारे। वैसे ही प्रकृति रूपी समुद्र में बहुत ज्यादा विक्षोभ होगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो धीरे धीरे उन वाइब्रेशन से प्रकृति मैथ में बदलेगी, मैथ अहंकार, फिर मन, फिर वो कंडेंस होकर के सूक्ष्म पार्टिकल बनेंगे। नहीं, अगर मैं संक्षेप में समझूँ तो जैसे हम दही बनाते वक्त जो झाग बनता है, तो वैसे ही जब इस सृष्टि में वाइब्रेशन होता है तो जो झाग है वो जो हमें दिखाई दे रही है वो सृष्टि है। हाँ, वही सृष्टि है जी, वाइब्रेशन से सृष्टि बनी, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन किस प्रेरणा से होता है या उसका मैकेनिज्म क्या है? वाइब्रेशन होता है चेतन सत्ता ईश्वर की प्रेरणा, क्योंकि मूल ऊर्जा, मूल बल वहीं से प्राप्त होता है। वो निरंतर ईश्वर, जैसे मैंने कोई एक पत्थर जमीन पर गिराया, उस पत्थर को ईश्वर की प्रेरणा नहीं हो रही, लेकिन पत्थर जिन रश्मियों से गिर रहा है उन रश्मियों को भी ईश्वर की सीधी प्रेरणा नहीं हो रही, लेकिन अंतिम प्रेरणा जो होती है किसी भी रश्मि में ओम रश्मि की होती है। ओम रश्मि को प्रेरणा देता है केवल
चेतन ईश्वर तत्व। तो इसको काल तत्व भी कहते हैं। परा ओम रश्मिमयी प्रकृति अवस्था को काल तत्व भी कहते हैं। तो यह काल अथवा काल के द्वारा ईश्वर संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। यानी उसको जो ओम रश्मि है वही ईश्वर है आपकी ओम थ्योरी के रश्मि अनुसार। ईश्वर नहीं है, ओम नाम ईश्वर अवश्य है कि ओम रश्मि से सीधा प्रेरित जो सबसे पहली सूक्ष्म रश्मि है वो ओम है। जी, तो उसका जो और ईश्वर उसी प्रेरणा करता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब हम कैसे समझे ईश्वर कि ये ईश्वर है? वो ईश्वर है, ये ऐसे ऐसे समझे कि जड़ में प्रवृत्ति स्वयं नहीं हो सकती। जड़ पदार्थ कहीं भी ब्रह्मांड में उसमें कभी भी स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वतः प्रवृत्ति चेतन का ही स्वभाव होता है। तो प्रकृति जड़ रूप होने से, सर्वथा अचल होने से, उसमें जो उसको चलायमान करता है वो चेतन ही हो सकता है। और सृष्टि में भी कहीं भी गति आप देखेंगे तो चेतन के द्वारा ही होती है। और जो हम गति देख रहे हैं अणुओं की, गैलेक्सियों की, वो हमें चेतन दिखता नहीं, इसलिए हमें लगता है कि वो अपने आप हो रही है। यदि आपकी वैदिक रश्मि थ्योरी आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर भविष्य में सही साबित हुई तो इसके विज्ञान और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा आपको लगता है? इसके व्यापक प्रभाव न केवल आधुनिक विज्ञान पर पड़ेंगे। एक तो ये कि आधुनिक विज्ञान, विशेषकर मैं भौतिक विज्ञान की बात करूं तो भौतिक विज्ञान के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी आज निर्मित हो रही है, थ्योरी सबसे मूल है, उसके बाद प्रयोग होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, पहले कल्पना का जन्म होता है। न्यूटन ने कल्पना ही की थी, फिर बाद में प्रयोग होते हैं, प्रेक्षण होते हैं, थ्योरी बनती है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल होते हैं, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी बनती है। तो अगर थ्योरी अपूर्ण हो तो टेक्नोलॉजी भी अपूर्ण होगी और विनाशकारी होगी। इसी कारण आज संसार की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो वैदिक रश्मि थ्योरी के बाद विज्ञान पूर्ण होकर एक ऐसी निरापद टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है जिसका केवल सभी प्राणियों के लिए हित ही होगा, जिससे अहित किसी का नहीं होगा। एक तो ये साइंस के क्षेत्र में तो पर्यावरण शुद्ध होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरी बात है, वेद अथवा ब्राह्मण ग्रंथों अथवा अन्य आर्ष ग्रंथों के जिन आख्यानों के आधार पर बहुत सारे भ्रम पैदा हुए, जैसे नरबलि आदि, पशु बलि आदि, मांसाहार आदि और सारी समस्याएं, छुआछूत, जातिवाद, ये भी पैदा हुआ। उन आख्यानों का वैज्ञानिक रहस्य समझ करके इस समाज से ये समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी कि वास्तव में जिन आख्यानों के आधार पर हमने ये कुरीतियां हमने अपना ली थी, वो कुरीतियां हमारा भ्रम था, इसीलिए हमने अपनाई। उनका विज्ञान वास्तविकता सामने आ जाएगी, वो कुरीतियां अपने आप मिट जाएंगी। जी जी। तीसरी बात, आधुनिक विज्ञान ईश्वर की सत्ता में, जीव की सत्ता में विश्वास नहीं करता, इसलिए आधुनिक विज्ञान मनुष्य को पशु बनाता है। वो सोचता है कि मैं ही हूँ, मैं ही सबका शासक हूँ और मैं ही प्रकृति का स्वामी हूँ, इसलिए मैं जितना चाहूं उतना उपभोग करूं। भोगवाद की तरह मनुष्य बढ़ता है, इसलिए क्योंकि वह अपने को स्वामी मानता है, अपने को जड़ मानता है। जब उसकी समझ में आएगा कि मेरे ऊपर भी कोई स्वामी है, ईश्वर, तो वो इस प्रकार व्यवहार नहीं करेगा जैसे आज कर रहा है। तब करुणा, दया, प्रेम, भाईचारा, सत्य, अहिंसा जैसे गुणों का उदय हुआ और संपूर्ण भूमंडल में शांति की स्थापना हो सके। तो आपके मतानुसार पश्चिम के जो वैज्ञानिक है भारतीय ग्रंथों को और उसमें उपलब्ध ज्ञान को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे कि उनको अभी बताया भी नहीं। मेरा विषय अभी हिंदी में चल रहा है। किसी भी बड़े स्तर के वैज्ञानिकों से अथवा वैज्ञानिक से मैं मिला, आधा घंटे का समय मांगा तो 3-3 घंटा चर्चा हुई, लेकिन बाद में कह दिया कि क्या करें, हमारे सिस्टम नहीं है, सहयोग कैसे करें, तुम्हारा सिस्टम ठीक नहीं। आप जानते हैं कि समाज और राष्ट्र के सहयोग के बिना कोई अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर हमारे साथ ये वैज्ञानिक आ जाए कि जो आना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है, इतना स्थान नहीं है कि उनको रख लें, उनको वेतन दे दें, अगर वो आ जाए तो टेक्नोलॉजी भी विकसित करेंगे, गणित भी विकसित करेंगे, प्रयोग भी करेंगे, वहाँ की प्रयोगशाला में भी जाएंगे, कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वर्कशॉप भी करेंगे, तो आगे बढ़ेगा, उनकी समझ में आएगा, उनकी भाषा में, अंग्रेजी में ये सारा काम हो, जर्मन भाषा में हो, फ्रेंच भाषा में हो, विभिन्न भाषा में होगा तो समझ में आएगा। हिंदी में वो कैसे समझेंगे। जी, तो जिन भारतीय वैज्ञानिकों के साथ आपकी इस पर चर्चा हुई उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? उनकी प्रतिक्रिया तो ये रहती है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, रिसर्च सेंटर बड़ा बड़ा ही हम आपके पास आना चाहते हैं। अनेक लड़के छात्र हैं, एमएससी वाले हैं, एमटेक वाले हैं, पीएचडी वाले भी हैं, वो भी हमारे साथ आना चाहते हैं। यदि फिर क्या नकारात्मक होगी तो आते ही नहीं वो। जी जी। अगर वैश्विक स्तर पर संशोधन के क्षेत्र में भारत अभी पश्चिमी देशों की तुलना से थोड़ा पीछे है,
तो इसे अग्रस्थान में पहुंचाने के लिए क्या प्रयास आवश्यक है, ऐसा आपको लगता है? क्षमा कीजिएगा, भारत कोई भी मौलिक खोज नहीं कर रहा। हम जिसे कहते हैं कि हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी, आखिर उसका सिद्धांत कहाँ से आया? आइंस्टीन से आया, न्यूटन से आया, मैक्स प्लैंक से आया, फाइनमैन से आया, इन्हीं से तो आया। हमारे पास अपना क्या है? आज तक भारत ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, अथवा किसी पुस्तक में। टेक्नोलॉजी छोड़े, टेक्नोलॉजी बहुत बाद की बात होती है। कहीं भी किसी ऋषि मुनि की थ्योरी या वेद की थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, तो उस भारत को कैसे कहें कि वो उसका अपना विज्ञान है? तो भारत पीछे नहीं, भारत तो शून्य है। जो भी वो कर रहा है वो उन्हीं के आधार पर कर रहा है। उस भारत को मैं ये नहीं कहता कि सारा फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दें, मैकेनिक्स छोड़ दें, लेकिन उसके विकल्प के बारे में हमें विचार अवश्य करना चाहिए। हमने बिल्कुल उपेक्षा कर दी। तो हमने फिजिक्स के क्षेत्र में ये प्रयास किया है, इस पर भारत सरकार अगर ध्यान दे, उसको चलाता रहे एक विषय के रूप में, वैदिक फिजिक्स को भी चलाने, और आगे चल के वैज्ञानिकों को समझ में आएगा और वो पूर्वाग्रह मुक्त हो जाएंगे, तो कि हम बहुत आगे वैदिक फिजिक्स के द्वारा ही जा सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि हमारा अपना विज्ञान है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। अभी तक तो सब उन्हीं पर निर्भर है। जी, तो वैश्विकीकरण के इस युग में प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे वेद हो या दर्शन शास्त्र हो या अन्य ग्रंथ, इनके अध्ययन से समाज, विशेषतः युवकों को क्या लाभ मिल सकता है? युवकों को लाभ, एक तो ये आज का युवक जो अशांत है, आज का अवसाद में है, ईर्ष्या द्वेष कलह, ये तो मिटेगा ही, क्योंकि सब हम एक विश्व को एक परमपिता परमात्मा का परिवार समझेंगे। पहली बात, नैतिकता, आज नैतिकता समाप्त होगी। दूसरी बात, हमारे युवकों में एक राष्ट्रीय जो स्वाभिमान होता है वो नष्ट है। उनको ये लगता है कि बिना अमेरिका, बिना यूरोप के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। उनको ये जब आत्म स्वाभिमान जागेगा तब वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि स्वाभिमान विहीन व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तीसरी बात, आधुनिक युवक प्राकृतिक और वैदिक जीवन जीने का प्रयास करेगा तो स्वस्थ भी रहेगा। और हम मानते हैं कि रोजगार के अवसर की बात करें तो सबसे बड़ा रोजगार हमारा कृषि ही दे सकती है, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि कृषि को हमने पाश्चात्य कृषि विज्ञान के भरोसे छोड़ करके बहुत खराब कर दिया, विषैला बना दिया। भूमि प्रदूषित, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, अन्न प्रदूषित, दूध प्रदूषित, कुछ भी खाने योग्य नहीं। लेकिन वैदिक साइंस अगर आता है तो इसी दूध, छाछ, अन्न, फल, ये सभी उत्तम स्वास्थ्य वर्धक होंगे और हमें इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत की ख्याति ये बढ़ेगी कि विद्या हमें भारत से मिली थी, तो ब्रह्मांड की, लेकिन वर्तमान में भारत ने दी और पहले भी भारत ने संसार में फैलाई थी। तो इससे सारे विश्व का वातावरण बदल जाएगा, विश्व बंधुत्व विकसित होगा। जी, आधुनिक विज्ञान के जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं, उस विषय पर आपका क्या मत है और आपके क्या सुझाव है? आधुनिक विज्ञान तो स्वयं उत्तरदायी है पर्यावरण को प्रदूषित करने का। पर्यावरण से हम क्या सोचते हैं, आधुनिक विज्ञान को थोड़ा आप इसको कड़वा नहीं माने। आधुनिक जो पर्यावरण वैज्ञानिक है ना विश्व के, उनको पर्यावरण शब्द का ही पता नहीं है कि पर्यावरण कहते किसको है। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का आवरण है, आत्मा से प्रारंभ होता है। आत्मा के बाद क्या है, मन या बुद्धि, अंतःकरण का आवरण, शरीर का आवरण, ये पृथ्वी, वायु, जल। शरीर के आवरण की बात नहीं करते वो, मन, बुद्धि आदि चित्त, इनके आवरण की बात नहीं करते हैं। इनकी शुद्धता का किसी को विचार नहीं आता, इसके प्रदूषण का भी किसी को विचार नहीं आता। उनका विचार आता है कि गली साफ कर लो, कचरा उठवा के कहीं नगर के बाहर फेंक दो, ये भूमि शुद्ध हो गई। इस भूमि पर सैनिटाइजर छिड़केंगे, खेतों में रासायनिक खाद डालेंगे, कीटनाशक दवाइयां डालेंगे। फिर जल प्रदूषण, जल प्रदूषण तो उनको ये सोचते हैं कि चलो आरओ का प्रयोग कर लो, कितना पानी खराब होगा, इनको कोई ध्यान नहीं। साइंस का सबसे बड़ा दोष क्या होता है, जैसे आपके पेट में दर्द हुआ तो एलोपैथी में जाएंगे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, वो दवाई देगा, उससे अगर बीपी बढ़ता है तो बढ़े, क्योंकि उसका विषय नहीं है। फिर वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, हार्ट की दवाई देंगे, उससे गुर्दे खराब होंगे तो वो किडनी के पास चले जाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, हमारा विषय नहीं है। उससे कान खराब हो जाए तो ईएनटी वाले एक्सपर्ट के पास जाओ। ये घूमता रहेगा, सारी जीवन घूमते चला जाता है। वो इतना सोचता नहीं है कि पेट का संबंध हार्ट से भी है, पेट का संबंध गुर्दे से भी है, पेट का संबंध आंख से भी है, कान से भी, ये उसकी बुद्धि में नहीं आता। वैसे ही ये प्रदूषण, पर्यावरण वाले मेडिकल साइंस नहीं जानते, मेडिकल साइंस वाले कृषि नहीं जानते, कृषि वाले दूसरे किसी ब्रांच को नहीं जानते, सब अलग अलग चल रहे हैं, सबकी अपनी आजीविका चल रही है। तो ये साइंस जब तक ये नहीं सोचेगा सभी एक इकाई से बने हैं सभी, और इसके बाद जो प्रदूषण आता है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। स्पेस प्रदूषण, स्पेस में हम रेडियो वेव्स भर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, सब डिजिटल हो रहा है, सारी दुनिया डिजिटल होने जा रही है। डिजिटल बैंक और सैटेलाइट, अब एलन मस्क बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में लगा, आकाश में लगा रहे हैं।
इस प्रदूषण को हम देख नहीं पा रहे। लेकिन क्या रेडियो में रहने के लिए हमारा शरीर बना है? जिस प्रकृति ने, जिस ईश्वर ने हमारे शरीर को डिजाइन किया है, वो सूर्य के प्रकाश के लिए किया है, चंद्रमा की चांदनी के लिए किया है, तारों के प्रकाश के लिए किया, आग के प्रकाश के लिए किया है। इन रेडियो वेव्स के लिए रहने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है हमारा शरीर। और इससे भी वाला प्रदूषण, आकाश का भी जो आधार है मन, जो समष्टि मन है, उसमें काम की तरंगे, क्रोध की तरंगे, हिंसा की तरंगे, पीड़ा की तरंगे, लोभ की तरंगे, झूठ की तरंगे, ये सारे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है। फिर हम कहते हैं तूफान आ गया, चक्रवात आ गया। वैज्ञानिक क्या करेंगे? चक्रवात का नाम रख देंगे, इसका ये नाम, इसका ये नाम। ये तो रह गया मौसम विज्ञान हुआ। तो सारा सिस्टम गलत है। हम नहीं सोचते कि संपूर्ण सृष्टि एक ही पदार्थ से बनी है। उस पदार्थ तक का हमें ज्ञान हो जाए तो सब सुधर जाएगा। वैदिक कृषि हो, खेतों में जहर नहीं डाला जाए, खाना हमारा प्रदूषित है, ये हम कम से कम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तभी पर्यावरण ठीक हो पाएगा, अन्यथा नहीं ठीक हो पाएगा। हमारी जरूरतें कम से कम होनी चाहिए। जी, भारतीय संस्कृति और भाषाओं को विश्व में गौरव स्थान पर स्थापित करने हेतु समाज में क्या क्या प्रयास होने आवश्यक है, ऐसा आपका मत है, और आप इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसे मेरा है, मैं वैदिक शास्त्रों को लेकर चल रहा हूँ और हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी कहती है कि वैदिक शब्द जो है अनादि हैं। वैदिक शब्दों से सृष्टि बनी है, छंदों से सृष्टि बनी है। तो अगर सारे संसार के लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो एक प्राकृतिक शब्द है, नेचुरल भाषा है, नेचुरल। संस्कृत फोटोन की भाषा है, संस्कृत क्वार्क की भाषा है, संस्कृत एटम्स की भाषा है, संस्कृत गैलेक्सी की भाषा है। ये जब पता लग जाएगा तो सारे संसार तो वैसे ही संस्कृत का आदर करेगा। और फिर संस्कृत के निकट जो भाषाएं, चाहे वो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, इन सब भाषाओं का भी इसलिए आदर होगा क्योंकि इनमें संस्कृत के बहुत अधिक शब्द हैं, तो इनको इनका सम्मान प्राप्त होगा। आपके दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति है या सजीव है तो उसके जीवन का हेतु क्या है? जीवन का हेतु सृष्टि को जान करके सृष्टा को जानना और सृष्टा से संबंध स्थापित करके मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात संपूर्ण दुखों से छूटना ही हर प्राणी का उद्देश्य रहता है। और यही उद्देश्य सब बना ले, दुखों से छूटना। और दुखों से छूटने के लिए दूसरों के दुखों को भी दूर करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम किसी को दुख दे करके कभी दुखों से नहीं छूट सकते। तो दुखों से छूटना, मोक्ष प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य का, चरम पुरुषार्थ। और उस मार्ग में सृष्टि का उपभोग करना भी है। सृष्टि है या नहीं है, सृष्टि साधन है। शरीर है या नहीं है, शरीर साधन है। तो इन साधनों का जितना अधिक हमें ज्ञान होगा, सृष्टि का जितना अधिक हमें ज्ञान होगा, उतना ही हम सृष्टि का अपने और सबके हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अधूरा ज्ञान होगा तो अपना भी विनाश करेंगे और दूसरों का भी विनाश करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। जी, एक अंतिम प्रश्न है, अभी वर्तमान में आप किस विषय पर कार्य कर रहे हैं और भविष्य के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? वर्तमान में मैं निरुक्त ग्रंथ का वैज्ञानिक भाष्य कर रहा हूँ, ऐतरेय ब्राह्मण की तरह। मेरे पास लगभग 10 भाष्य निरुक्त के लगभग, लेकिन एक भी भाष्य मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा। और उनमें से कोई भाष्य ऐसा नहीं है जो वेद के गौरव को लौटा सके या वेद के विज्ञान को बतला सके, ऐसा कोई भी भाष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं इसका वैज्ञानिक भाष्य कर रहा हूँ और इसका 75% भाष्य मेरा पूरा हो चुका है जी। उसके साथ साथ हमारी योजना है कि हम एक बड़ा वैदिक विज्ञान शोध संस्थान बनाने के लिए कहीं हम भूमि देख रहे हैं, भवन आदि बना करके वैज्ञानिक और युवा वहाँ रहें, पढ़ें, वेद विज्ञान आलोक पढ़ें, निरुक्त का भाष्य पढ़ें, मेरे साथ शंका समाधान करें और इसको आधुनिक फिजिक्स के लिंक करें। आधुनिक फिजिक्स की समस्याओं का एक एक समस्या उनका समाधान करने का प्रयास करें और पढ़ाना, युवकों को तैयार करना जो अपने देश में और विदेश में ये काम कर सके, ये हमारी योजना है। जी आचार्य जी, आज आपने आपके व्यस्त कार्य में से समय निकालकर इस वार्तालाप में सहभाग किया, इसलिए आकाशवाणी पुणे की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद 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 जी। अभी आपने वेद विज्ञान आलोक के लेखक आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक से ली गई भेंट वार्ता का दूसरा भाग सुना। भेंटकर्ता थे इंद्रजीत बागल। इसी के साथ कलश का ये अंक समाप्त। नमस्कार।